हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि जो अब तक के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गए या उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम जो भी होगा उसमें जो केमिस्ट्री या कह रसायन विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है या इनमें से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं दोस्तों, उनके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि वांट हाफ गुणांक का मान में से किस में अधिकतम होता है, किसके लिए किस वांट हाफ गुणांक का मान जो होता है किसके लिए अधिकतम होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा Al2SO43। क्यों? क्योंकि तो इसमें जो आयंस होते हैं नंबर ऑफ आयंस की संख्या ज़्यादा होगी, तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस की संख्या ज़्यादा होगी उसके लिए वांट हाफ का अधिकतम मान होगा। एल्युमिनियम होगा वो 2 आयन और जो सल्फर होगा वो आपका 3 आयन देता है, तो दोनों मिलाकर इस प्रकार I=5 हो जाएगा दोस्तों। जो वांट हाफ गुणा फैक्टर होगा वो 5 आएगा। इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों फर्स्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कह रहा है कि काय केंद्रित घन के लिए प्रति इकाई से परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो काय केंद्रित घन के लिए जो प्रति इकाई परमाणु की संख्या होगी दोस्तों उसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपको आंसर नंबर 2 इज़ राइट आंसर। इसका जो BCC घन के लिए परमाणु की संख्या होती है वो 2 होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला कि समन्वय संख्या अष्टफलकी विन्यास के लिए सीमांत R+R नेगेटिव है, तो इसका जो रेंज होगा अष्टफलकीय के लिए दोस्तों, ये तो अष्टफलकीय के जो होता है वो रेंज होता है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, जो 0.414 से लेकर 0.732 तक ये रेंज अष्टफलकीय विन्यास हो करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है, थायराइड ग्रंथ के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाला रेडियो सक्रिय समस्थानिक होगा। तो थायराइड ग्रंथ किससे संबंधित होती है वो तो इसमें गले में हमारी पाई जाती है, तो थायराइड ग्रंथ हमारे गले में पाई जाती है। उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा आयोडीन इज़ राइट आंसर। ठीक है, उसमें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 14 से संबंधित है। ठीक है, इसमें बीटा 6 उत्प्राप्त होता है, प्राप्त उत्पाद आवर्त सारणी के किस वर्ग से संबंधित होगा। तो दोस्तों हमको सबको पता है कि बीटा 6 जब बीटा कण उत्सर्जन होता है तो क्या होता है उसके परमाणु क्रमांक में 1 अंक की बढ़ोतरी हो जाती है और परमाणु भार बिना परिवर्तन के सेम रहता है। तो जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी दोस्तों, अभी वर्ग 14 में जब परमाणु क्रमांक 1 तो बढ़ जाएगा तो किस में हो जाएगा वर्ग 15 में। तो ऑप्शन जो इसका राइट होगा वो वर्ग 15 ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला कि निम्न के लिए CaCO3 CaO+CO2 सामस्थानिक केसेस को निम्न दर्शाया जाता है। तो इसमें किसके लिए दर्शाया जाएगा, तो इसमें देखिए दोस्तों जो इसमें राइट आंसर इसमें होता क्या है कि जो है और CaO जो दोस्त है ये दोनों क्या है, ये दोनों शुद्ध ठोस होते हैं, इनकी जो मूलर सांद्रता होती है वो स्थिर होती है, इसीलिए इन दोनों क्या होगा इसमें चेंजेस नहीं होगा। तो जो आपका चेंजेस होगा वो किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का समस्थानिक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या करेगा, उस साम्य का चयन कीजिए दाब के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो साम्य के दाब के परिवर्तन से प्रभावित नहीं हुआ, जिसमें परमाणुओं की संख्या जो दोनों मोल्स की संख्या होगी वो सेम होगी, तो सिर्फ चेंजेस नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 68 में कह रहा है दोस्तों कि उस स्पीसीज का चयन करती जो ब्रॉन्स्टेड क्षार की तरह व्यवहार नहीं करती। तो ब्रॉन्स्टेड क्षार में क्या कहते हैं दोस्तों कि जो भी पॉजिटिव आयन देगा वो अम्ल होता है, जो पॉजिटिव आयन ग्रहण करेगा वो क्या करेगा, वो आपका बेस होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों ये जो H2O NH3 और NH2 ये दोनों क्या करते हैं, ये ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, और जो H2O H3 पॉजिटिव होता है, H3O पॉजिटिव है, ये क्या करेगा एक H+ आयन देने की क्षमता प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो जिसका राइट आंसर क्या पूछा है कि जो ब्रॉन्स्टेड क्षार की तरह व्यवहार नहीं करता, तो क्षार की तरह व्यवहार नहीं करेगा दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा वो H3O पॉजिटिव आपका क्षार की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि विलेयता गुणनफल मानों के गलत क्रम का चयन कीजिए। तो विलेयता गुणनफल के लिए जो गलत क्रम का चयन होगा वो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखा COS ये भी सेम है, सही है, NaS ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है। तो लेकिन जो इसमें राइट आंसर इसमें गलत क्रम आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये गलत ऑप्शन दे दिया है कि यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ये आपका क्या होगा, FeOH थ्राइज वो ज़्यादा होता है FeOS 2 से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 वाले में क्या क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि निम्न साम्य के लिए जल अपघटन स्थिरांक KH तथा जल अपघटन की मात्रा के मध्य सही संबंध है।
तो ये जो रिएक्शन दी हुई इसके बीच में आपको दिखाना है कि कौन सा रेशो सही शो करता है। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज़ राइट आंसर। क्यों? क्योंकि दोस्तों अल्फा इक्वल टू KW/KAC इज राइट आंसर होगा जो रेशो बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। करें एक क्षारीय बफर विलयन निम्न में के विलयनों को मिलाने पर बनता है। तो इसमें जो क्षारीय विलयन बनेगा दोस्तों वो क्या कह रहा है कि यार इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्यों? दोस्तों जो क्षारीय विलयन का होगा, एक क्षारीय बफर विलयन जो होता है वो एक दुर्बल क्षार तथा उसी क्षार के प्रबल अम्ल के साथ बने विलयनों को मिलाने पर ही बनता है। तो NH4 + NH4Cl मिलाने पर आपका एक क्षारीय बफर विलयन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है उदासीनीकरण उष्मा डेल्टा एच का मान निम्न मिश्रण के लिए न्यूनतम होगा। किसके लिए? जो उदासीनीकरण का डेल्टा एच का मान सबसे कम होगा। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से उदासीनीकरण का उष्मा का मान हमेशा अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि न्यूनतम मान होना चाहिए। तो न्यूनतम मान जो होगा दोस्तों वो निम्न क्षार और निम्न अम्ल के ही मिलने पर आपका न्यूनतम मान हो सकता है। तो यहाँ पे जो निम्न क्षार और निम्न अम्ल होता है ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का निम्न समीकरण के आधार पर NO2 के द्विलकीकरण उष्मा होगी। दोस्तों यहाँ पे जो मात्रा दी गई है वो देखिए यहाँ पे दी गई है कि 2NO2 इसमें जो होता है 67.9 है। इसका आप क्या करोगे, अब आप उसमें से घटा देना चाहिए आपको 0.93 को। 0.93 में से आप 67 पॉइंट घटाओगे तो आपका जो आंसर मिल के आएगा -5.8.6 किलो जूल, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका -58.6 किलो जूल इज राइट आंसर। अब क्या क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ कह रहा है कि दिए गए तुल्यांकी चालकता के मान का आधार पर होगा। तो यहाँ पे देखिए NH4Cl का दे दिया है, OH का दे दिया है। अब आपको क्या करोगे, सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों जोड़ने के बाद कुल का मान उसमें से आप घटा दीजिए। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 238 आपका राइट आंसर होगा, जो NH4OH का मान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है कि संबंध अर्ध आयुकाल T½ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a। तो इसमें जो यह निम्न में से किसके लिए सही है? तो ये देखिए आपका ऑप्शन है शून्य कोटि अपक्रिया, प्रथम कोटि अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, तृतीय कोटि की अपक्रिया। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए ऐसा फार्मूला शो ऑफ होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि एरोसॉल निम्न कोलाइडी प्रणाली का एक उदाहरण है। तो एरोसॉल जो होता है इसमें जो धूल होगा, इसका एग्जाम्पल बता दो दोस्तों, धूल हो गया, धूल कण हो गया, तो इस पार्टिकल हो गया एरोसॉल में होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो गैस में ठोस होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणी को आवृत किरणों में क्षेत्र में नहीं आती है। तो इसमें कौन सी, जो फूंड हो गया, ब्रैकेट हो गया, पाशन हो गया, लाइमन। तो जो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा आपका लाइमन श्रेणी, जो इसका n = 2, 3, 4 से लेके n = 0, 1 तक शो ऑफ होती है। तो इसीलिए इसका क्या होगा लाइमन श्रेणी जो आवृत क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर सभी को पता है कि जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 जो होता है ये एक्सेप्शन का शो करता है। तो एक्सेप्शन में जो उसका लास्ट होता है आर्गन 18 के बाद 4s1 और 3d5 होता है। तो जो लास्ट में आपका बचता है 4s1 और 3d5, तो मिला के टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हो जाएगा आपका 6। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 में क्या करें, अनुचुंबकीय अणु का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन है जो आपका अनुचुंबकीय है? ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए C2 भी आपका कार्बन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी, F2 भी से होगी, N2 में, B2 में से दोस्तों ये आप में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है, अनुचुंबकीय अणु देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है कि अगर sp2 संग्रहण का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि sp2 संग्रहण किस में शो होता है। देखिए OF2 भी नहीं शो करेगा, BeCl2 भी नहीं शो करेगा, H2S भी नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, इसका रीज़न है दोस्तों क्योंकि OF2 जो होता है, OF2 और H2S ये आपका sp3 शो करते हैं और BeCl2 क्या करता है sp शो करता है। लेकिन आपका जो इसमें पूछा कि sp2 संग्रहण कौन शो करेगा, राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा SnCl2 आपका sp2 संग्रहण का उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला कि निम्न में से उस विलयन का चयन कीजिए जो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता हो। तो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन वही तो वो विलयन दर्शाएगा दोस्तों जो जिसमें क्या होगा दोस्तों हाइड्रोजन बंद पाए जाएंगे। तो इसमें जो हाइड्रोजन बंद पाए जाने की संभावना होगी दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपका एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में। तो ऑप्शन जो इसका होगा वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोल रहा है, कह रहे हैं सबसे अधिक क्रियाशील कार्बोनिल यौगिक है, तो इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा सबसे क्रियाशील कार्बोनिल यौगिक है। तो कार्बोनिल यौगिक में जो आपका आता है दोस्तों, वो आपका HCHO इसके कहते हैं एल्डिहाइड आपका कार्बोनिल ग्रुप में सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। प्राकृतिक रबर का एकलक है। प्राकृतिक रबर का एकलक दोस्तों इसमें कह रहा है 1,3-ब्यूटाडाइन, स्टायरीन, प्रोपेलिन, मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। तो जो प्राकृतिक रबर का एकलक होता है वो आइसोप्रीन होता है, और आइसोप्रीन को किसी और नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन आपका आइसोप्रीन होता है। तो प्राकृतिक रबर का ही बहुलक होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है RNO2 रिएक्शन X देता है, उसके बाद नीला रंग ये शो करता है। उपरोक्त अपक्रिया में R जो है आपका, ये R की क्या होगा, यहाँ का आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। CH3 CH उससे जुड़ा हुआ CH3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हेक्सोस का कौन सा युग्म फेनिल हाइड्रोजन से अपक्रिया कर कर ओसाजोन देता है। तो ओसाजोन दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सभी को पता है हेक्सोस से क्रिया करके आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपका हेक्सोस देते हैं। इसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहे हैं कोलाइडी सॉल का एक उदाहरण है जिसमें सार के कणों के माध्यम के साथ बंध होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण बनता है। इसमें कोलाइडी सॉल जो होगा आपका दोस्तों, देखिए जो लायोफोबिक होगा वही शो करेगा, लायोफिलिक होगा वही शो करेगा, फोबिक वाला नहीं शो करेगा। तो आपका इसमें ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो जल में सल्फर ये आपका लायोफोबिक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जिसमें राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा, जल में प्रोटीन है ना, ये आपका लायोफिलिक है, तो ये आपका हो जाएगा जल में प्रोटीन इज राइट आंसर हो जाएगा 86 का। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 87 में क्या बोल रहा है, कह रहे निम्न धातु के धातुक्रम में धातु ऑक्साइड का अपचयन वैद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा, क्यों, एल्युमिनियम इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे एल्युमिनियम तथा टिन के अयस्क समानता निम्न रूप में पाए जाते हैं। तो एल्युमिनियम तथा टिन के अयस्क जो समानता किसमें पाए जाएंगे, वो आपका होगा ना सल्फेट में होगा ना कार्बोनेट ना, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। तो जब इलेक्ट्रॉन बंधुता हमको पता है कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम होता है वो घटता जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट होगा। लेकिन जो हैलोजन में देखा जाए तो सबसे कम, जो हैलोजन में सबसे तत्वों में सबसे कम होता है F का आकार। तो F क्या करेगा, क्लोरीन की उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो आपका क्लोरीन पहले आ जाएगा, उसके बाद F, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोला है कि निम्न में से सबसे कम आयनिक त्रिज्या वाला आयन है। तो सबसे कम आयनिक त्रिज्या वाला आयन जो होगा दोस्तों वो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, Mg2+। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी उसके लिए भी आप फीडबैक दे सकते हैं। तो अब आपका एग्ज़ाम जो ज़्यादा दिन बचा नहीं है, क्योंकि आपका GCAP वालों का भी है और उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग वालों का भी एग्ज़ाम बहुत ही नियर होता है। इसमें जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन होती है बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो पेपर बनता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, उसके आसपास से ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले साल के पेपर से ही उठा के उसमें पुट कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।